अस्सलाम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म्स के बारे में बात की थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। इन फैक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, वाइवा में भी पूछे जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर्स हैं उनको हम तीन तरह से क्लासीफाई कर लेते हैं, यानी ऐसे फैक्टर जो हमारे पास क्या होंगे, ड्रग रिलेटेड होंगे और वो एब्जॉर्प्शन को किस तरह से इफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ड्रग की जो फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अभी बारी बारी हम उनको देखेंगे, तो वो किस तरह से ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती हैं। दूसरा पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो या ना हो कि ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है नहीं हो रही, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरी बात है कि जो डोजेज फॉर्म है, यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, फॉर्मुलेशन है ड्रग की, और डिफरेंट वेरियस फैक्टर्स हैं कि ड्रग किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो वो भी इफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को। सबसे पहले हम ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स की बात करते हैं, तो उनमें पहली चीज आ जाती है हमारे पास ड्रग की सॉलिबिलिटी। ड्रग की सॉलिबिलिटी अभी ऑलरेडी हमने बात की कि ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए क्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मूव करना पड़ता है, और वो तब मूव कर सकती है कि अगर वो लाइपोफिलिक हो। ठीक है, अगर वो क्या हो, लाइपोफिलिक हो, क्योंकि सारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स क्या है, लिपिड बाइलेयर हैं। तो अगर ड्रग जो है वो लाइपोफिलिक होगी, यानी लिपिड सॉल्युबल होगी, तो उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस कि अगर वो हाइड्रोफिलिक होगी। दूसरी बात जो है वो आती है हमारे पास ड्रग की आयनाइजेशन एबिलिटी। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है, ड्रग की आयनाइजेशन एबिलिटी। तो एक बात बच्चों आपने याद रखनी है कि जो ड्रग्स है ना हमारे पास अनआयनाइज्ड फॉर्म में, ड्रग्स जो हैं वो कब अनआयनाइज्ड फॉर्म में क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं। क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं। अगर वो आयनाइज हो जाएंगी, अगर वो क्या हो जाएंगी, आयनाइज हो जाएंगी, तो उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत हद तक डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर ड्रग अनआयोनाइज्ड है तो वो एब्जॉर्ब होगी, लेकिन अगर वो हाइड्रोफिलिक है तो फिर भी वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो अनआयनाइज होने के साथ साथ उसको लाइपोफिलिक या लिपिड सॉल्युबल होना भी ज़रूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए। अब जो आयनाइजेशन पावर है इसकी, वो हमें जो हेनरिसन इक्वेशन है उससे पता चलती है, जो कि हमें क्या बताती है कि pH इज इक्वल टू pKa लॉग प्रोटोनेटेड एंड डी प्रोटोनेटेड फॉर्म। ठीक है जी, हम देखते हैं कि प्रोटोनेटेड और जो डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, यानी वो आयनाइज है या नहीं है। अब आयनाइजेशन, प्रोटोनेशन और डी प्रोटोनेशन अगेन एसिडिक और बेसिक ड्रग्स के लिए डिफरेंट है। अगर मैं आपको ये आसान लफ्जों में बताऊं बच्चों, एक बात तो आपने याद रखनी है कि जब हमारे पास ड्रग क्या होगी, अनआयनाइज्ड होगी ना, तो वो क्या होगी, वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगी। अब अगर हम एसिडिक ड्रग्स की बात करें, एसिडिक ड्रग्स की अगर बात करें, तो एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो हमारे पास जब प्रोटॉन दे देती हैं तो हमारे पास क्या हो जाती हैं, आयनाइज हो जाती हैं। इसका मतलब है वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में क्या होती हैं, हमारे पास प्रोटोनेटेड फॉर्म में अनआयोनाइज्ड है, प्रोटोनेटेड फॉर्म में क्या है, अनआयोनाइज्ड है, और यहाँ पे वो क्या होनी है, बेटरली एब्जॉर्ब होनी है। अब अगर हम बेसिक ड्रग्स की बात करेंगे, तो बेसिक ड्रग्स जो हैं वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में आयनाइज होती हैं, लेकिन अपना प्रोटॉन लूज करने के बाद वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, अनआयनाइज, और अब वो जो है वो बेटरली एब्जॉर्ब करेंगे। इस चीज को जो है हम और ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं एंडरसन इक्वेशन से, जो कि हमें इनकी प्रोटोनेशन और डी प्रोटोनेशन की रेशो के बारे में बताता है। अगर आपको मैं बहुत ही ज्यादा मतलब ब्रीफली बताऊं, एसिडिक ड्रग्स के बारे में बताऊं, तो हमारे पास जो वीक एसिडिक ड्रग्स है ना, जिनकी pKa वैल्यू तकरीबन जो है वो हमारे पास 8 से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब pKa जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट का रिवर्सल है। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है ना, एबिलिटी टू डिसोसिएट और आयोनाइज, सही है। तो ये जितना ज़्यादा होगा pK वैल्यू उतनी कम होगी, pK वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना कम है। अगर इसकी pKa ज़्यादा है इसका मतलब है ये डिसोसिएट नहीं हो सकता, ये डिसोसिएट नहीं हो सकता तो ही तो हमें फ़ायदा है ना, क्योंकि डिसोसिएट होगा तो आयनाइज हो जाएगा और फिर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो pKa वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एसिडिक ड्रग्स की, उनकी pH भी हमारे पास क्या होगी, मतलब pH भी जो है वो ज़्यादा होगी, और वो वहाँ पे क्या रहेंगी, अनआयोनाइज रहेंगी और बेटरली एब्जॉर्ब होंगी। और अगर हम बेसिक ड्रग्स की बात करेंगे, तो इसी तरह जो हमारे पास पुअरली बेसिक होंगी, जिनकी pKa तकरीबन हमारे पास कितनी होगी, अराउंड अबाउट 5 तक होगी, जो पुअरली बेसिक हैं या वीकली बेसिक हैं, तो वो इतनी pKa पे आयनाइज हो जाएंगी, वो इतनी pKa पे क्या हो जाएंगी, आयनाइज डिसोसिएट हो जाएंगी। और जब वो डिसोसिएट होंगी तभी तो वो क्या होंगी, अनआयनाइज होंगी, अनआयनाइज होंगी तो वो बेटरली एब्जॉर्ब होंगी। तो ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ी सी इक्वेशन को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो आपको समझ आएगी। अगर आप डिटेल में नहीं भी जाना चाहते तो आप उसको डायरेक्टली इतना रिलेट कर दें कि अगर ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में है तो वो बेटरली एब्जॉर्ब होगी, आयनाइज अगर हो जाएगी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी। एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में अनआयोनाइज रहती हैं, और बेसिक ड्रग जब अपना प्रोटॉन लूज कर देती हैं तब वो अनआयोनाइज होती हैं और तब वो बेटरली एब्जॉर्ब होती हैं। इस इक्वेशन को मैं आपको एक अलग वीडियो में भी डिटेल से समझाऊंगी, अभी के लिए आप इसको फैक्टर से इतना भी रिलेट करेंगे ना तो वो काफ़ी है। उसके बाद जो है
पार्टिकल का जो साइज़ है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो पार्टिकल का साइज़ हमारे पास जितना ज़्यादा होगा उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो उतनी ही ज़्यादा कम होगी। ड्रग रिलेटेड ये जो फैक्टर्स हैं इसमें हमारे पास पर्टिकुलर साइज़ या फिर जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो हमारे पास जो है वो एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स हैं इनमें दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी और जो आयनाइजेशन थी। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हैं उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्लड फ्लो। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, ब्लड फ्लो। अब आपको पता है कि इंटेस्टाइन की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा है, इसीलिए इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन है एज कम्पेयर टू स्टमक वो ज़्यादा होती है। ब्लड फ्लो जहाँ ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन भी वहीं ज़्यादा होगी। अब उसकी एक एग्जांपल भी उसने लिपिनकॉट में दी हुई है कि शॉक के पेशेंट में जो ब्लड फ्लो होता है टुवर्ड्स सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ द स्किन वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए अगर आप उस कंडीशन में सबक्यूटेनियसली ड्रग इंजेक्ट करेंगे तो एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ही ज़्यादा कम होगी। दूसरा जो है डिपेंड करती है जो एब्जॉर्प्शन है वो सरफेस एरिया पे भी। अब जो इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया है वो लार्जर है, वहाँ पे माइक्रोविलाइज हैं, विलाइज हैं, इसलिए इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन है अगेन वो ज़्यादा होती है डिपेंडिंग अपॉन द सरफेस एरिया। तीसरा जो फैक्टर है पेशेंट रिलेटेड, जो हमारे सारे के सारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो पीएच होती है वो भी इफेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन को। अगेन किस तरह से इफेक्ट करती है कि जो हमारे पास स्टमक है वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, तो एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो वहाँ से बेटरली एब्जॉर्ब हो जाती हैं और इंटेस्टाइन से वो बेटरली एब्जॉर्ब नहीं होती। और अगर हम बेसिक ड्रग्स की बात करेंगे तो वो इंटेस्टाइन से बेटरली एब्जॉर्ब होती हैं, जो कि अगेन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, जीआईटी की पीएच के ऊपर। तो जीआईटी की जो पीएच है वो 20 को करती है। उसके अलावा अगर कोई भी डिजीज्ड स्टेट होगी तो वो भी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेगी। डिजीज स्टेट के अलावा हमारे पास जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम होता है बच्चों, ठीक है, जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम है या जो इंटेस्टाइनल ट्रांजिएंट टाइम है वो भी ड्रग की एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। अगर गैस्ट्रिक इम्पटिंग टाइम ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल डायरिया वगैरह में, तो ड्रग जो है बहुत कम टाइम के लिए स्टमक में, बहुत कम टाइम के लिए इंटेस्टाइन में रहेगी और बहुत जल्दी बॉडी से ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगी, एब्जॉर्ब कम होगी। कोई भी ऐसे फैक्टर जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग को डिले कर देते हैं या कोई भी ऐसा फूड जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग को डिले करता है, तो हमारे पास उस टाइम जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा वो इन्हांस हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो आपने बस बेसिकली ये याद रखना है कि ड्रग की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए एक तो उसको लिपिड सॉल्युबल होना चाहिए और दूसरा उसको अनआयनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर साइज है वो कम होना चाहिए। उसके अलावा उसकी जो डोजेज फॉर्म है वो अगर सोल्यूशंस की फॉर्म में होगी, सिरप्स की फॉर्म में होगी तो वो बेटर है, क्योंकि टैबलेट्स की फॉर्म में वो जो है हमारे पास क्या हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिसइंटीग्रेशन, डिग्रीगेशन, डाइसोल्यूशन वगैरह होती है तो वो वेस्ट हो जाती है। उसके अलावा बच्चों एक और जो फैक्टर है वो रूट भी है। रूट जो है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अगर हम इंट्रावीनियसली देंगे तो वो 100% एब्जॉर्ब हो जाएगा और अगर हम ओरली देंगे तो फिर इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास एलिमिनेशन की वजह से। ना फर्स्ट पास एलिमिनेशन क्या है, ये बात भी मैंने बहुत दफ़ा रिपीट कर दी है कि जब हम ओरली ड्रग देते हैं तो जीआईटी के जो एंजाइम है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, यानी स्टमक एंजाइम उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको थोड़ा बहुत क्या कर देते हैं, उसको उसकी जो पोटेंसी उसको रिड्यूस कर देते हैं। अगेन इंटेस्टाइनल एंजाइम, बैक्टीरियल एंजाइम होते हैं इंटेस्टाइन में, वो भी उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं और उसकी पोटेंसी को रिड्यूस करते हैं। फिर वो पोर्टल ब्लड में जाता है, वहाँ से लिवर में जाता है और बहुत ज़्यादा लिवर उसको मेटाबोलाइज करके उसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देता है और फिर जब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी मेटाबोलाइज हो चुका है और बॉडी से एलिमिनेट हो चुका है इनटू द बाइल एंड तो उसको आप क्या कहते हैं, फर्स्ट पास एलिमिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने मॉर्फिन की एग्जाम्पल दी है कि मॉर्फिन जब हम ओरली लेते हैं तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो पहुंचती है हमारे पास, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो पहुंचती है ना, ये मैं आपको परसेंटेज निकालना भी सिखाऊंगी आगे तो वो 33% पहुंचती है। इसका मतलब है कि मोर देन 70% जो है वो फर्स्ट पास एलिमिनेशन में रिड्यूस हो गई है, वेस्ट हो गई है, उसका इफेक्ट खत्म हो गया हुआ है। तो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इनको जो है वो लिपिनकॉट से पढ़ लें। तो लिपिनकॉट में मैंने बहुत अच्छा हेडिंग्स की फॉर्म में ना इसको दिया हुआ है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे पास पहले उसने ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर उसने पीएच का इफेक्ट बताया हुआ है, ब्लड फ्लो है, सरफेस एरिया है, कॉन्टैक्ट टाइम है और इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन, इनकी एक्सप्रेशन। ये ऐसे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं कि ये क्या कर देते हैं कि सेल से जो ड्रग है ना उसको वापस जो है वो गट में डाल देते हैं और उसको मैक्सिमली एब्जॉर्ब नहीं होने देते। तो जहाँ पे इनके एक्सप्रेशन ज़्यादा होंगे वहाँ पे जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कम हो रही होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो बायो अवेबिलिटी है, यानी बायो अवेबिलिटी है कि कितनी फ्रैक्शन ड्रग की हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। इसको हम कहते हैं बायो अवेबिलिटी, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ ड्रग
रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन फॉर इफेक्ट। ये हमारे पास बायोवेबिलिटी है। अगेन बायोवेबिलिटी को भी फैक्टर इफेक्ट करेंगे और वो आपको यहीं से समझ आ रहा है कि बायोवेबिलिटी ज़्यादा तब होगी जब आप इंट्रावीनियसली दे रहे हैं, अगर आप ओरली दे रहे हैं वो रिड्यूस हो चुकी हुई होगी। ये सारे फैक्टर फर्स्ट पास एलिमिनेशन उसकी बायोवेबिलिटी को, ड्रग की बायोवेबिलिटी को रिड्यूस कर देगा। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहे थे।